गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल RM क्लासेज में। मैं आपके साथ रुपेश कुमार। दोस्तों, आज हम लोग इस सेशन में स्टार्ट करने जा रहे हैं ड्यूटेरिया का BSSC सचिवालय सहायक का प्रैक्टिस सेट, जो तृतीय स्नातक संयुक्त स्तरीय प्रारंभिक परीक्षा 2022 में होने वाले हैं। उसका जो वॉल्यूम 1 है उसका हम लोग 15 जो प्रैक्टिस सेट है वो करेंगे। आज हम लोग सेट नंबर 1 करेंगे। तो सेट नंबर 1 करने से पहले आप लोग पेन और कॉपी ले लें, जिससे आप लोग अपना उसका आंसर दे सकते हैं और अपना मूल्यांकन कर सकते हैं। और आप लोग को आंसर पता हो तो आप लोग कमेंट करके भी बता सकते हैं। सेशन के बाद आप लोगों का इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से इसका PDF ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं सेशन को। जो हम लोग का पहला क्वेश्चन है, तो दोस्तों इसमें आज हम लोग करेंगे केवल साइंस और सामान्य अध्ययन का क्वेश्चन। जो मैथ का क्वेश्चन है उसको दूसरे लेक्चर में जब ये हो जाएगा उसके बाद करेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है वो कह रहा है, भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव निम्न में से किसका माना जाता है? ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935, ऑप्शन बी USA का संविधान, ऑप्शन सी ब्रिटिश संविधान, ऑप्शन डी सोवियत रूस का संविधान। दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। इसलिए हो जाए कि भारत के संविधान में 2/3 तत्वों को 1935 के अधिनियम से लिया गया है, अतः इसका भारतीय संविधान में सर्वाधिक प्रभाव है। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। हम लोग का 2 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? तो इसका ऑप्शन ए है 6, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 11। दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। हम लोग कितना हो जाएगा? 7। अब ये 7 होगा। देख लेते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा प्रारंभ में हम लोगों को 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए, लेकिन क्या हुआ कि 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 के द्वारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। तो अगर हम लोग वर्तमान की बात करें तो इसमें भारतीय संविधान में कुल 6 मौलिक अधिकार है। जो हम लोग का 6 मौलिक अधिकार है उसको देख लेते हैं। जो पहला हम लोग का मौलिक अधिकार है वो है समानता का अधिकार, जो दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, जो तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो 5वां है संस्कृति तथा शिक्षा संबंधी अधिकार, जो 6ठा है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है वो कह रहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में से कौन सा गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है? तो ये कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है उसमें जो ये 4 ऑप्शन है, इसमें कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। ये हम लोग को ध्यान देना है कि गांधीवादी दर्शन पर आधारित नहीं है। तो हम लोग देखते हैं ऑप्शन है ग्राम पंचायतों का गठन, ऑप्शन बी ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ऑप्शन सी जो है कृषि और पशुपालन का संरक्षण, ऑप्शन डी है मजदूरों का संरक्षण। इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी मजदूरों का संरक्षण। तब देख लेते हैं तो जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों पर जो गांधी जी के नैतिक दर्शन का प्रत्यक्ष प्रभाव था वो कौन कौन सा था? पहला था ग्राम पंचायतों का गठन, ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देना, ये भी था, कृषि और पशुपालन संगठन, ये भी था, एक ये था मद्यपान निषेध था, गौवध वर निषेध था। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 4 नंबर की तरफ। जो 4 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि केंद्र सरकार किसकी सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देता है? ऑप्शन ए वित्त आयोग, ऑप्शन बी संघीय वित्त मंत्री, ऑप्शन सी योजना आयोग, ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद। तो दोस्तों, जो केंद्र सरकार होता है वो वित्त आयोग के सिफारिश के आधार पर भारत की समेकित निधि से राज्यों को सहायता अनुदान देता है। यानी इसका ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 5 की तरफ। जो 5 नंबर क्वेश्चन है वह है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है। ऑप्शन ए केंद्रीय सरकार, ऑप्शन बी राज्य सरकार, ऑप्शन सी स्थानीय सरकार, ऑप्शन डी ए और बी। तो दोस्तों, जो भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित की गई है वो
केंद्रीय सरकार द्वारा की गई है। तो यानी हम लोग का इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो कह रहा है कि भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी भारत के महान्यायवादी, ऑप्शन डी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश। तो दोस्तों जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार हम लोग कहते हैं भारत के महान्यायवादी को, यानी ऑप्शन सी हम लोग का इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो 7 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 167, अनुच्छेद ऑप्शन बी जो है अनुच्छेद 168, ऑप्शन सी अनुच्छेद 169, ऑप्शन डी है जो अनुच्छेद 170 है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 169। यानी हमारा जो अनुच्छेद 169 है ये कहता है कि भारतीय संविधान के राज्य विधान परिषद बनाई या समाप्त की जा सकती है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। जो हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है वह है कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। भाग 7, ऑप्शन बी है भाग 8, ऑप्शन सी है भाग 9 और ऑप्शन डी है भाग 10। तो इसका दोस्तों हम लोग को हो जाएगा ऑप्शन बी सही, क्योंकि भारतीय संविधान के भाग 8 में केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जो हम लोग का 9 नंबर क्वेश्चन है ये साइंस से है। वो कह रहा है कि कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति के कारण खट्टा स्वाद का अनुभव होता है। ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल, ऑप्शन बी लैक्टिक अम्ल, ऑप्शन सी ऑक्जेलिक अम्ल, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए फास्फोरिक अम्ल। जो फास्फोरिक अम्ल होता है कोका कोला जैसे पेय पदार्थों में किस अम्ल की उपस्थिति में कहाँ खट्टा स्वाद अनुभव होता है। तो खट्टा स्वाद जो होता है फास्फोरिक अम्ल के द्वारा होता है। अब हम लोग जान लेते हैं कुछ अम्ल के बारे में। जैसे लैक्टिक अम्ल है, इसका स्रोत क्या होता है, खट्टा दूध, दही। जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है उसका स्रोत पालक होता है। जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो फिटकिरी और सोडा का होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। जो हमारा 10 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है। तो इसका ऑप्शन ए है प्रोटॉन, ऑप्शन बी पॉजिट्रॉन, ऑप्शन सी न्यूट्रॉन, डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों जो इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल होता है वो होता है पॉजिट्रॉन, यानी ऑप्शन बी हम लोगों का सही हो जाएगा। जो इलेक्ट्रॉन था इसका खोज 1897 ईस्वी में जे थॉमसन द्वारा किया गया था। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। जो हमारा 11 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक तत्व पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। तो ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला तत्व कौन सा है। यानी ऑप्शन ए हाइड्रोजन, ऑप्शन बी नाइट्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी हीलियम। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए हाइड्रोजन, क्योंकि ब्रह्मांड में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व हाइड्रोजन है, जबकि वायुमंडल में पाया जाने वाला सर्वाधिक मात्रा में नाइट्रोजन गैस है। ब्रह्मांड में पूछे तो हाइड्रोजन, लेकिन वायुमंडल में पूछे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 12 नंबर की तरफ। बोल रहा है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यह नियम क्या कहलाता है। ऑप्शन ए बॉयल्स का नियम, ऑप्शन बी चार्ल्स का नियम, ऑप्शन सी एवोगैड्रोज का नियम, ऑप्शन डी पाउली का नियम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बॉयल्स का नियम, क्योंकि बॉयल्स का नियम कहता है कि स्थिर ताप पर गैस की नियत मात्रा का आयतन उसके दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। जो 13 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि धुआं किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है। ऑप्शन ए ठोस में गैस, ऑप्शन बी गैस में ठोस, ऑप्शन सी गैस में द्रव, ऑप्शन डी गैस में गैस। तो दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा हम लोगों का बी हो जाएगा। जो धुआं होता है वो क्या होता है, गैस में ठोस होता है। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। जो 14 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है
कि ऑक्सीकरण तथा अवकरण दोनों जैसा आचरण करने वाला पदार्थ निम्न में से कौन नहीं है? दोस्तों इसका ऑप्शन ए है हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन बी क्या है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑप्शन सी क्या है सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन डी नाइट्रिक अम्ल। दोस्तों इसका जो हो जाएगा हम लोग का आंसर, हम लोग का इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी नाइट्रिक अम्ल। चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन हम लोग का है 15 नंबर, वह कह रहा है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेटिक, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी चक्रवर्ती राजगोपालचारी, ऑप्शन डी लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों जो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड विलियम बेटिक, यानी हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। अगर पूछ दे कि अंतिम गवर्नर जनरल तथा प्रथम वायसराय कौन थे तो कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और स्वतंत्र भारत का प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल पूछ दे तो ये चक्रवर्ती राजगोपालचारी है। और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन थे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। जो 16 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत की प्रथम महिला IPS कौन थी? ऑप्शन ए अन्ना जॉर्ज, ऑप्शन बी लीला सेठ, ऑप्शन सी फातिमा बेगी, ऑप्शन डी किरण बेदी। दोस्तों ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है जो सबको पता है कि भारत की जो प्रथम महिला IPS थी वो कौन थी? किरण बेदी। तो हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। अब बात करें कि भारत के प्रथम महिला IAS वो अन्ना जॉर्ज थी, और सुप्रीम कोर्ट की प्रथम महिला न्यायाधीश फातिमा बीबी, और उच्च न्यायालय का प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 17 की तरफ। जो हमारा 17 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश कौन है? तो ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी अमेरिका। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ए सही। जो कागजी मुद्रा जारी करने वाला प्रथम देश चीन है, और पुस्तक मुद्रित करने वाला प्रथम देश भी कौन है? चीन ही है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। जो हमारा 18 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि फॉल बैक शब्द निम्न में से किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए कुश्ती, ऑप्शन बी पोलो, ऑप्शन सी वाटर पोलो, ऑप्शन डी फुटबॉल। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का ए कुश्ती। जो फॉल बैक है वो कुश्ती से रिलेटेड है, और हम लोग देख लेते हैं ये कुश्ती से जो फॉल बैक है, डॉग फॉल है, पुल है, चीट, ये सब इससे रिलेटेड है कुश्ती से। चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 19 नंबर की तरफ। जो हम लोग का 19 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत ने सर्वप्रथम किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था? ऑप्शन ए 1928, ऑप्शन बी 1931, ऑप्शन सी 1934 और ऑप्शन डी 1958। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोगों का सी। जो भारत था सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। ये भारत की बात बोल रहा है, लेकिन अगर बात करें हम लोग प्रथम राष्ट्रमंडल खेल का आयोजन कब हुआ था, तो हम लोग का प्रथम जो राष्ट्रमंडल खेल आयोजन हुआ था 1930 ईस्वी में हुआ था। उसके 4 साल बाद भारत ने सर्वप्रथम ये राष्ट्रमंडल खेलों में भाग लिया था। और जो पहला हुआ था राष्ट्रमंडल खेल 1930 में, ये भी पूछ लेता है कहाँ हुआ था, तो ये हैमिल्टन कनाडा में हुआ था। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है अब मैथ का क्वेश्चन है। अब देखते हैं जो अगला हम लोग का 45 नंबर क्वेश्चन है उसको देखते हैं। जो हमारा 45 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के किस राज्य का समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी गुजरात। जो भारत के समुद्री तट रेखा सबसे अधिक लंबा है वो गुजरात है। और समुद्री तट रेखा रखने वाला राज्य कौन कौन सा है? गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल है, आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है और पश्चिम बंगाल है। और ये तो सबसे लंबी हो गया गुजरात, लेकिन अगर छोटी पूछ दे तो कौन सा हो जाएगी? हम लोगों का गोवा हो जाएगी। अब भारत में जो 9 राज्य की सीमाएं हैं वो समुद्र तट रेखा से लगी हुई है। टोटल कितना राज्य है? 9। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन
46 नंबर। तो 46 नंबर क्वेश्चन है, कर है निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है। यानी एक तरफ पर्वत दर्रा दिया हुआ, एक तरफ राज्य दिया हुआ, कि इसमें कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कौन सा जो पर्वत दर्रा है इस राज्य में नहीं, यानी गलत दिया हुआ है। यानी जो ए है शिव किला वो हिमाचल प्रदेश में है पता है। ऑप्शन बी बोमडिला अरुणाचल प्रदेश में। जो नाथुला दर्रा ये मेघालय दिया हुआ है। जो ऑप्शन डी है जो जिला जम्मू कश्मीर। तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि जो नाथुला दर्रा है वो मेघालय में नहीं है, ये सिक्किम में है। तो ऑप्शन हम लोग क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 47। जो 47 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि सुबनसिरी निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है। ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी कोसी, ऑप्शन सी दामोदर, ऑप्शन डी यमुना। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ये सही हो जाएगा। जो सुबनिरी है किसकी सहायक नदी है, ये ब्रह्मपुत्र की है, सहायक नदी है। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 48 की तरफ। जो 48 नंबर क्वेश्चन कर है कि भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन ए जलोढ़ मिट्टी, ऑप्शन बी लाल मिट्टी, ऑप्शन सी काली मिट्टी, ऑप्शन डी लैटेराइट मिट्टी। तो दोस्तों भारत में सर्वाधिक भू क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा पाई जाती है। तो इससे हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन ए हम लोग का जो सही है। तो भारत में सर्वाधिक जलोढ़ मिट्टी लगभग 42% भाग पर पाई जाती है। अब हम लोग चलते हैं अगले नंबर क्वेश्चन 49 की तरफ। 49 नंबर क्वेश्चन है, वो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना जम्मू कश्मीर में नहीं है। जो जल परियोजना ये 4 दिया हुआ है, इसमें एक जो है कश्मीर में नहीं है। ऑप्शन ए सलाल, ऑप्शन बी उरी, ऑप्शन सी दुलहस्ती, ऑप्शन डी पार्वती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पार्वती। जो पार्वती है जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है, हिमाचल प्रदेश में अवस्थित है। अब हम लोग चलते हैं अगला नंबर क्वेश्चन 50 नंबर। 50 नंबर क्वेश्चन हम लोग कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग की लंबाई सबसे अधिक है। पहला है ऑप्शन ए NW1, ऑप्शन बी NW2, ऑप्शन सी NW3, ऑप्शन डी NW4। यानी जो राष्ट्रीय जल मार्ग हम लोगों का 4 है वो सबसे लंबा है, यानी ऑप्शन डी हम लोगों का सही हो जाएगा। अब देख लेते हैं, ये जो राष्ट्रीय जल मार्ग 4 है इसकी सर्वाधिक लंबाई जो है 2890 किलोमीटर है, ये हो गया। आज जो हम लोग का राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या 1 है वो 1620 किलोमीटर है, और राष्ट्रीय जल मार्ग संख्या जो 2 है वो 891 किलोमीटर है, और राष्ट्रीय जल मार्ग जो 3 है वो क्या है 365 किलोमीटर है। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 51 नंबर। जो 51 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है। ऑप्शन ए पटना, ऑप्शन बी वाराणसी, ऑप्शन सी लखनऊ, और ऑप्शन डी कोलकाता। तो दोस्तों जो लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है ये कहाँ है, बनारस में है। जबकि पटना में कौन सा है, जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। लखनऊ में कौन सा है, चौधरी चरण सिंह है, और कोलकाता में नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 52 नंबर। जो 52 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन उष्णकटिबंधीय घास स्थल नहीं है। ऑप्शन ए सवाना, ऑप्शन बी कंपोज, ऑप्शन सी लानोस, ऑप्शन डी पंपास। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी पंपास। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 53 नंबर। जो 53 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया था। ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी रियो डी जनेरियो, ऑप्शन सी कोटो, ऑप्शन डी काहिरा। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, रियो डी जनेरियो। जो प्रथम पृथ्वी शिखर सम्मेलन आयोजन हुआ था कहाँ हुआ था, रियो डी जनेरियो में। तो दोस्तों जो 1992 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा पर्यावरण और सतत विकास पर पहला पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जनेरियो ब्राजील में आयोजित किया गया था। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 54 नंबर की तरफ। क्योंकि 54 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिक शोध संस्थान निम्न में से कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन ए बेंगलोर, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी नागपुर, ऑप्शन डी कोलकाता। दोस्तों तो इसका आंसर हम लोगों का हो जाएगा नागपुर।
क्या हो जाएगा दोस्तों हम लोग का इसका ऑप्शन हो जाएगा नागपुर। जो राष्ट्रीय परिवहन अभियांत्रिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है, नागपुर में है। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 55 नंबर की तरफ। जो 55 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी कहाँ प्रारंभ किया गया है। ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी भूटान, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। जो पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी ऑस्ट्रेलिया में प्रारंभ किया गया था। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। जो 56 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि समुद्री वातावरण में मुख्य प्राथमिक उत्पादक होते हैं। ऑप्शन ए जलीय ब्रोयोफाइट्स, ऑप्शन बी समुद्री आवृत्ति बीज, ऑप्शन सी समुद्री अपतरण, ऑप्शन डी फाइटोप्लैंक्टन। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फाइटोप्लैंक्टन। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 57 की तरफ। जो 57 नंबर क्वेश्चन है वो क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए ओजोन परत के क्षय को रोकना, ऑप्शन बी अम्ल वर्षा, ऑप्शन सी संकटग्रस्त प्रजाति, ऑप्शन डी ग्लोबल वार्मिंग। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा क्या 57 का आंसर हो जाएगा ए ओजोन परत के क्षय को रोकना। चलते हैं अगला क्वेश्चन जो हम लोग का 58 नंबर है वो कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शन ए मिस्र की सभ्यता, ऑप्शन बी फारस की सभ्यता, ऑप्शन सी मेसोपोटामिया की सभ्यता, ऑप्शन डी सिंधु घाटी की सभ्यता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सिंधु घाटी की सभ्यता। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ 59 नंबर। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया था। ऑप्शन ए अशोक, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी बिंदुसार। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन बी चंद्रगुप्त। जो चंद्रगुप्त है प्राचीन भारत के प्रसिद्ध शासक चंद्रगुप्त ने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिया। उसने जैन साधु भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेगला जो कर्नाटक में है 298 ईसा पूर्व में उपवास द्वारा अपना शरीर त्याग दिया था। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ। जो 60 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी कला ग्रीक बौद्ध कला के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए मथुरा कला, ऑप्शन बी मधुबनी कला, ऑप्शन सी गंधार कला, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ग्रीक बौद्ध कला के नाम से भी जाना जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गंधार कला, यानी हम लोग का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है 61 नंबर वो कह रहा है कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत की सीमाओं पर आक्रमण किया था। जो चंगेज खान था किसके शासन में भारत के सीमाओं पर आक्रमण किया था। ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी नसरुद्दीन खुसरो, ऑप्शन सी बलबन, ऑप्शन डी इल्तुतमिश। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इल्तुतमिश। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 62 की तरफ। जो 62 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश था। तो ऑप्शन ए सैयद वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी लोधी वंश और ऑप्शन डी गुलाम वंश। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाए, दिल्ली सल्तनत का अंतिम वंश कौन था। तो ये था दोस्तों सी लोधी वंश। क्योंकि दोस्तों इसको हम लोग ट्रिक से भी याद कर सकते हैं क्योंकि हमारे चैनल पे इसका ट्रिक भी दिया हुआ है कि गुलाब खिला तो सूंघ लो। पहला कौन सा हो गया गुलाम वंश और लास्ट वाला कौन सा हो गया लोधी वंश। तो आप लोग जाके हमारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं इसका ट्रिक। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 63 नंबर की तरफ। जो 63 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि अकबर द्वारा शुरू किया गया नया धर्म दीन-ए-इलाही का मूल्य उद्देश्य क्या था। जो अकबर द्वारा शुरू किया गया था नया धर्म दीन-ए-इलाही उसका मूल्य उद्देश्य क्या था। क्वेश्चन ये कह रहा है ऑप्शन ए विश्व बंधुत्व, ऑप्शन बी वैश्विक निष्ठा, ऑप्शन सी वैश्विक मैत्री, ऑप्शन डी वैश्विक भरोसा। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विश्व बंधुत्व। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 64 की तरफ। हाँ 64 नंबर क्वेश्चन होकर है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे।
ऑप्शन है मोहम्मद अली जिन्ना, ऑप्शन बी हसरत मोहानी, सी ऑप्शन सी नंबर ऑप्शन है वह है अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन डी बदरुद्दीन तैयब जी। दोस्तों जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे वो थे बदरुद्दीन तैयब जी। अब ये जो थे बदरुद्दीन तैयब जी वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन जो 1887 ईस्वी की में इसके अध्यक्ष थे और ये क्या थे, प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो स्थापना हुआ था वो कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। और चलता अगला क्वेश्चन 65 की तरफ। 65 नंबर क्वेश्चन होकर है कि साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी द्वारा कब किया गया था। ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1916, ऑप्शन सी 1917, ऑप्शन डी 1930। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1917 ईस्वी। 1917 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना गांधी जी ने किया था। तो साबरमती आश्रम है वो कहाँ है, अहमदाबाद में। अहमदाबाद कहाँ है, गुजरात में। अब चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन 66 की तरफ। 66 नंबर क्वेश्चन है वो कर है कि निम्न में से किस घटना का पहले सविज्ञ अवज्ञा आंदोलन हुआ था। ऑप्शन ए साइमन कमीशन, ऑप्शन डी बी चौरी चौरा हत्याकांड, ऑप्शन सी पूना पैक्ट, ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी गांधी इरविन समझौता। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन 67 नंबर। रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि निम्न में से किसका संग्रहण है। ऑप्शन ए कविताओं का, ऑप्शन बी छोटी कहानियों का, ऑप्शन सी नाटकों का, ऑप्शन डी उपन्यास का। तो दोस्तों जो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि थी वो कविताओं का संग्रह था। तो इससे हम लोग क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है 68 नंबर वह है कि भारत ने किस देश को हराकर पहली बार थॉमस कप पर का खिताब जीता था। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी इंडोनेशिया, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों भारत ने इंडोनेशिया को हराकर पहली बार थॉमस कप का खिताब जीता था। तो हम लोग का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जो भारतीय बैडमिंटन ने फाइनल मुकाबले इंडोनेशिया को 3-0 से हरा कर जीता था। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 69 की तरफ। जो 69 है वो करेंट से है। वो बोल रहा है कि हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त किन्हें बनाया गया, किसे बनाया गया। ऑप्शन ए राजीव कुमार, ऑप्शन बी सुशील चंद्रा, ऑप्शन सी देवाशीष पांडा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो हाल ही में भारत के नए मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनाया गया है वो है हमारे राजीव कुमार। जो राजीव कुमार को बनाया है ये हमारे 25वें नंबर के मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और इनका कार्यकाल जो है फरवरी 2025 तक है। अब हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 70 की तरफ। जो 70 नंबर क्वेश्चन है कर है कि दुनिया के पहले पहियों पर संग्रहालय का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया गया। म्यूजियम ऑन व्हील्स का उद्घाटन। ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन बी भोपाल, ऑप्शन सी भुवनेश्वर, ऑप्शन डी कोलकाता। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कोलकाता। हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन 71 की तरफ। जो 71 है कि टाटा IPL 2022 का खिताब किस टीम ने जीता। ए लखनऊ सुपर जायंट्स, ऑप्शन बी गुजरात टाइटंस, ऑप्शन सी राजस्थान रॉयल्स, ऑप्शन डी मुंबई इंडियंस। दोस्तों ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है क्योंकि आजकल हमको लगता है IPL सब कोई देखता है। तो इसका आंसर सबको पता होगा कि जो ये है खिताब किसने जीता, गुजरात टाइटंस ने। गुजरात टाइटंस ने किसको हरा के जीता था, राजस्थान रॉयल को हरा के जीता था। और जो फाइनल मैच हुआ था वो कहाँ हुआ था, गुजरात के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला गया था। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 72। जो 72 का क्वेश्चन नंबर है वो कह रहा है कि एलिजाबेथ बोर्न हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री बनी है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी इटली, ऑप्शन सी स्पेन, ऑप्शन डी बारबाडोस। तो दोस्तों जो एलिजाबेथ है ना बोर्न, ये फ्रांस की नई प्रधानमंत्री बनी है और ये पद संभालने वाली देश की दूसरी महिला है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 73। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से तो किसे चुना गया। ऑप्शन ए गीतांजलि श्री, ऑप्शन बी आचार्य भार्गव, ऑप्शन सी डेमन गलगुट,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए गीतांजलि श्री। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार गीतांजलि श्री को चुना गया क्योंकि भारतीय लेखिका जो गीतांजलि श्री है उनका जो एक उपन्यास लिखी थी टॉम्ब ऑफ सैंड, ये जो मूल रूप से हिंदी में लिखी गई है, किसी भी भारतीय भाषा की यह पहली पुस्तक है जिसे बुकर पुरस्कार मूल रूप से हिंदी में लिखी गई किसी भी भारतीय भाषा की यह पहली पुस्तक है जिसे बुकर पुरस्कार 2022 में सम्मानित किया गया है। चलते हैं अगला क्वेश्चन 74। जो 74 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि कोविड-19 महामारी के समय निम्न में से किस एक्ट के तहत भारत सरकार ने फेस मास्क और सैनिटाइजर को अनिवार्य वस्तु घोषित किया? ऑप्शन ए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, ऑप्शन बी महामारी अधिनियम 1857, ऑप्शन सी भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम 2016, ऑप्शन डी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हम लोगों का डी सही हो जाएगा, आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन 75। जो विश्व पृथ्वी दिवस 2022 का थीम था जो विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है, सबको पता होगा। और जो इसका थीम था वो क्या था? ऑप्शन ए इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट, ऑप्शन बी रीस्टोर आवर अर्थ, ऑप्शन सी क्लाइमेट एक्शन, ऑप्शन डी प्रोटेक्ट आवर स्पेसीज। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा जो 2022 का थीम था हम लोग का विश्व पृथ्वी दिवस का, वो था इन्वेस्ट इन आवर प्लेनेट। तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। बोलते हैं अगला क्वेश्चन 76। राइडिंग फ्री माई ओलंपिक जर्नी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन ए अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन बी सुदीप मिश्रा, ऑप्शन सी द्युति चंद, ऑप्शन डी इम्तियाज अनीस। तो जो राइडिंग फ्री है माई ओलंपिक जर्नी, ये इम्तियाज अनीस के द्वारा लिखा गया है। कि हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी। हम चलते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। जो 77 नंबर क्वेश्चन है वो है कि हाल ही में किस देश द्वारा विकसित दुनिया के पहले डीएनए आधारित वैक्सीन जाइकोव डी के आपातकालीन उपयोग को मंजूरी दी है? तो ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी ब्रिटेन, ऑप्शन सी भारत, ऑप्शन डी रूस। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी भारत। अब चलते हम लोग अगला क्वेश्चन जो 78 नंबर क्वेश्चन है वो रीजनिंग से है, ये सब रीजनिंग है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 129। तो 129 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोशिकांग पादप कोशिका में पाया जाता है किंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन बी एंडोप्लाज्मिक, ऑप्शन सी माइक्रोकांडिया, ऑप्शन डी राइबोसोम। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन ए क्लोरोप्लास्ट। और चलते हैं अगला क्वेश्चन 130 नंबर। जो 130 नंबर क्वेश्चन है है कि इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए बेटिंग एंड बेस्ट, ऑप्शन बी एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी रोनाल्ड रॉस, ऑप्शन डी वाटसन और क्रिक। तो दोस्तों जो इंसुलिन का खोज किए थे उनका था नाम बेटिंग एंड बेस्ट, यानी ऑप्शन ए। जो इंसुलिन का इसका सर्वप्रथम बेटिंग एंड बेस्ट ने वर्ष 1932 ईस्वी में किया था। इंसुलिन में जिंक पाया जाता है जो अग्नाशय के बीटा सेल को स्रावित करता है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन 131। जो 131 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है जिसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्नायु, ऑप्शन बी उपास्थि, ऑप्शन सी आधात्री, ऑप्शन डी पेशी। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्नायु। स्नायु यानी क्या होता है? लिगमेंट द्वारा। जो मांसपेशी और अस्थि को जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं? टेंडन कहते हैं। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 132। ये कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा सही सुमिलित नहीं है? कौन सा इसमें सही सुमिलित नहीं है? जो ऑप्शन ए है विटामिन B1 थायमिन, विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, ऑप्शन सी जो है विटामिन ए एस्कॉर्बिकम, जो ऑप्शन डी है विटामिन B12 यानी साइक्लोक्लोबिन। तो दोस्तों ये हम लोग का जो ऑप्शन सी है ये गलत है। जो विटामिन ए होता है वो एस्कॉर्बिक अम्ल नहीं होता है, वो क्या होता है? रेटिनॉल होता है। जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है वो क्या होता है? विटामिन सी होता है। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 133। तो 133 नंबर क्वेश्चन होकर है कि डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है
ऑप्शन ए हेक्सोस, ऑप्शन बी पेंटोस, ऑप्शन सी जाइलुलोस, ऑप्शन डी हेप्टुलोस। तो दोस्तों जो डीएनए में पाई जाने वाली शर्करा है वो क्या है, पेंटोस है, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलते हम लोग अगला क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर 134। जो 134 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि टॉक्सियोलॉजी का संबंध किसके अध्ययन से है। ऑप्शन ए वायरसों के, ऑप्शन बी बैक्टीरियो के, ऑप्शन सी विषों के, ऑप्शन डी कैंसरों के। तो दोस्तों जो टॉक्सिकोलॉजी होता है इसमें किसका अध्ययन करते हैं हम लोग, विषों का, यानी विषों का अध्ययन को क्या बोल देंगे, टॉक्सिकोलॉजी। और जो विषाणुओं का अध्ययन होता है वो क्या हो जाता है, वायरोलॉजी। और जो जीवाणुओं का अध्ययन होता है बैक्टीरियोलॉजी, तथा कैंसर का अध्ययन को क्या बोलते हैं, ऑन्कोलॉजी। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 135 नंबर। जो हम लोग का 135 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग नाइट्रेट संदूषित भोजन तथा जल के उपयोग द्वारा होता है। ऑप्शन ए मिनीमाता रोग, ऑप्शन बी ब्लू बेबी सिंड्रोम, ऑप्शन सी एस्बेस्टोसिस, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ब्लू बेबी सिंड्रोम। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 136 नंबर। जो 136 नंबर क्वेश्चन है वो कर रहा है निम्नलिखित में ऐसा कौन सा एंजाइम जो भोजन में उपस्थित हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। ऑप्शन ए टाइलिन, ऑप्शन बी ट्रिप्सिन, ऑप्शन सी जाइमेज, ऑप्शन डी लाइसोजाइम। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी लाइसोजाइम। हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 137 नंबर। जो 137 है निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो बोल रहा है ऑप्शन ए आमाशय अम्ल का श्रवण, कौन सा सही सुमेलित है, बोल रहा है इनमें से कौन सा सही सुमेलित है। ऑप्शन ए आमाशय अम्ल का श्रवण, ये भी सही है। बड़ी आंत, ये जल अवशोषण के लिए भी सही है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि, ये भी सही है। ऑप्शन डी इनमें से सभी, यानी हम लोग का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी इनमें से सभी सही है। जो हम लोग का 138 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि मानव मस्तिष्क में स्मरण क्षमता कहाँ होती है। ऑप्शन ए सेरिब्रम, ऑप्शन बी सेरिबेलम, ऑप्शन सी मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन डी थैलेमस। तो दोस्तों मानव मस्तिष्क का स्मरण क्षमता कहाँ होता है, वो सेरिब्रम में होता है, यानी ऑप्शन ए। अब हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 139। हम लोग का 139 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था भारत में करेंसी नोट जारी करता है। ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन सी भारतीय रिजर्व बैंक, ऑप्शन डी वाणिज्यिक बैंक। तो भारत में करेंसी नोट जारी कौन करता है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 140। कर 140 की भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को किस प्रकार ऋण उपलब्ध कराया जाता है। अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण, दीर्घकालीन ऋण, इनमें से सभी। तो दोस्तों इनमें से सभी हो जाएगा। भारतीय साख समितियों द्वारा कृषकों को अल्पकालीन ऋण, मध्यकालीन ऋण और दीर्घकालीन ऋण, ये सभी ऋण दिया जाता है। हम चलते क्वेश्चन नंबर 141। 141 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना किस आयु के व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है। ऑप्शन ए 18 से 40, ऑप्शन बी 18 से 50, ऑप्शन सी 18 से 60, ऑप्शन डी 18 से 70। दोस्तों जो प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है वो 18 से 50 वर्ष आयु वाले व्यक्तियों को उपलब्ध कराई जाती है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी सही हो जाएगा। चलते अगला क्वेश्चन नंबर 142। जो 142 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष होता है। ऑप्शन ए 1 जुलाई से 30 जून, ऑप्शन बी 31 मार्च से 1 अप्रैल, ऑप्शन सी 1 अप्रैल से 31 मार्च, ऑप्शन डी 1 जनवरी से 31 दिसंबर। तो दोस्तों भारत में प्रत्येक वित्तीय वर्ष जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यानी 143 क्या हो गया। हम लोग 143 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वह है स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए बल, ऑप्शन बी संवेग, ऑप्शन सी जड़त्व, ऑप्शन डी वेग। तो स्थिर या गतिज अवस्था में स्वतः परिवर्तन नहीं होने की प्रवृत्ति को क्या बोलते हैं हम लोग, जड़त्व बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। हम चलते हैं अगला क्वेश्चन 144 नंबर। 144 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऑप्शन ए विद्युत हीटर,
ऑप्शन बी सौर सेल, ऑप्शन सी डायनेमो, ऑप्शन डी विद्युत मोटर। तो इसका ऑप्शन बी सही हो जाए। जो सौर सेल होता है वो प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। जो विद्युत हीटर होता है वो क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में। जो डायनेमो होता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। जो विद्युत मोटर होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। अगले क्वेश्चन 145 नंबर। जो 145 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि किसी द्रव का तापमान में वृद्धि होने से द्रव के पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है। ऑप्शन ए घटता है, ऑप्शन बी बढ़ता है, ऑप्शन सी पहले घटता है फिर बढ़ता है, ऑप्शन डी स्थिर रहता है। और दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, घटता है। क्योंकि पृष्ठ तनाव जो होता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल 1/टेम्परेचर का होता है। हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर दोस्तों 146 की तरफ। 146 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि ध्वनि का तारक यानी पिच या तीक्ष्णता यानी श्रिलनेस का निर्धारण ध्वनि ऑप्शन ए की आवृत्ति से होता है, बी के आयाम से ज़्यादा होता है, ऑप्शन सी के वेग से होता है, ऑप्शन डी प्रबलता या लाउडनेस से होता है। दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, की आवृत्ति से होता है। तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं 147। जो 147 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि विद्युत परिपथ में फ्यूज को ऑप्शन ए गर्म तार या जीवित तार में लगाया जाता है, ऑप्शन बी उदासीन तार में लगाया जाता है, ऑप्शन सी भू संपर्क तार में लगाया जाता है, ऑप्शन डी ए और बी दोनों में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन हो जाएगा ये सही, गर्म तार या जीवित तार में लगाया। जो विद्युत परिपथ में फ्यूज होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव तार या जीवित तार यानी फेज तार के श्रेणी क्रम में लगाया जाता है। और चलता है क्वेश्चन नंबर 148। तो 148 नंबर क्वेश्चन है वो कह रहा है कि लोकलांसे सेल में प्रयुक्त विद्युत अपघटक है। ऑप्शन ए कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी अमोनिया क्लोराइड, ऑप्शन सी तनु सल्फ्यूरिक अम्ल, ऑप्शन डी जिंक सल्फेट। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अमोनियम क्लोराइड। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 149 की तरफ। हम लोग का 149 नंबर क्वेश्चन है वह कह रहा है कि किस स्वच्छ जल वाले तालाब की आभासी गहराई वास्तविक गहराई से कम दिखती है, इसका कारण है। ऑप्शन ए जल पारदर्शिता, ऑप्शन बी विसरण, ऑप्शन सी प्रवर्तन, ऑप्शन डी अपवर्तन। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी सही हो जाएगा, अपवर्तन। दोस्तों हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन 150 जो लास्ट क्वेश्चन है। तो कह रहा है निम्नलिखित में से किस रंग या वर्ण का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। ऑप्शन ए बैगनी, ऑप्शन बी नीला, ऑप्शन सी लाल, ऑप्शन डी पीला। तो दोस्तों इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा, बैगनी। जो बैगनी रंग का अपवर्तनांक होता है सबसे अधिक होता है और लाल रंग का क्या हो जाता है, सबसे कम हो जाता है। और लाल रंग का जो विक्षेपण होता है सबसे कम होता है और बैगनी रंग का क्या होता है, विक्षेपण सर्वाधिक होता है। और लाल रंग का तरंग दैर्घ्य की बात करें तो ये सर्वाधिक होता है और बैगनी रंग का क्या होता है, सबसे कम होता है। दोस्तों हम लोग का यहाँ पे पहला सेट कंप्लीट हो गया। आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि आप लोगों का कितना सही हुआ है और हमारे टेलीग्राम से इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर कोई कन्फ्यूज़न है तो आप हमको कन्फ्यूज़न हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में सेट नंबर 2 के साथ। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।